तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि लेडीज़ का क्या रोल रहा, डायरेक्टरी रूल से हमने स्टार्ट किया और लेडीज़ का क्या रोल रहा और क्या उन्हें मिला रिवॉल्यूशन के बाद और किन लेडीज़ का हमने ये भी जिक्र किया। तो वो सारी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट कि ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका सोसाइटी के दूसरे एस्पेक्ट्स को इसने किस तरीके से इफ़ेक्ट किया। तो एक हम टॉपिक इस पे देखते हैं स्लेवरी का। स्लेवरी यानी जो दास प्रथा हुआ करती थी, ग़ुलामी का जो सिस्टम था, वो किस तरीके से काम करता था। देखिए, जब यूरोपियंस ने अमेरिका को डिस्कवर किया और वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बनाई और वहाँ पे उन्होंने प्लांटेशंस लगाए और प्रोडक्शन करने लगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, क्योंकि उस समय ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं होता था। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जब वहाँ पे होने लगा तो खेतों में और प्लांटेशंस में काम करने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत होती थी और यूरोप से बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे मज़दूर बन के जाने के लिए वहाँ पे। तो अब ये जो डिमांड थी लेबर की, ये कैसे पूरी की जाए, कहाँ से ये किया जाए, ये एक चैलेंज था। तो इसके लिए एक स्लेवरी का एक सिस्टम डेवलप हुआ यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। इसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी बोलते हैं। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक स्लेव ट्रेड है। जैसे कि अगर हम बात करें यूरोप और अफ्रीका और अमेरिका, ठीक है, तो इन 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में ये काम करता था। कैसे होता था? यूरोप से शिप, जो जहाज़ होते थे, वो चलते थे अफ्रीका की ओर को। अफ्रीका में वो परचेस करते थे स्लेव्स को, जो ब्लैक स्लेव्स थे वहाँ के, नीग्रोज़ अफ्रीकन्स को वो वहाँ से परचेस करते थे, उन्हें अपने जहाज़ों में भरते थे और उन्हें वहाँ से लेके जाते थे अमेरिका। अमेरिका में इन लोगों को वो उतारते थे, उन्हें बेचते थे वहाँ पे जो ट्रेडर्स होते थे, जो स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व थे, उन लोगों को, और वहाँ से वो भरते थे जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स थे। कौन सी कमोडिटीज़ थी? जैसे कि मेंशन है टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें वो वहाँ से अपने शिप्स में भरते थे और उसको लेके आते थे यूरोप। तो इस तरीके से ये 3 अलग अलग प्लेसेस का इसमें इन्वॉल्वमेंट था इस ट्रेड में, ठीक है। फ्रांस के कुछ जो पोर्ट्स थे वो बड़े ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थे। ये मैं इसलिए स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि एक तो ये आपको 1 मार्क के लिए भी पूछ सकता है कि कौन से फ्रांस के पोर्ट्स थे जो स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व थे, या फिर मैप क्वेश्चन में भी कभी इनको शो करने के लिए बोलता है फ्रांस के मैप में, ठीक है। तो ये आप जो हमारे चैप्टर में फ्रांस का मैप है, एक ही मैप है, उसमें आप बड़ी आसानी से इनको देख पाएंगे। तो ये पोर्ट्स हैं बॉर्डियूक्स एंड नैंटीज़। ये 2 पोर्ट्स जो हैं, ये स्लेव ट्रेड में बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। मोस्टली जो है वो यहीं से हुआ करता था, ठीक है। तो ये स्लेव ट्रेड इस तरीके से चलने लगा। अब रिवॉल्यूशन के बाद ये क्वेश्चन आया कि स्लेवरी का क्या किया जाए, स्लेवरी चलती रहेगी या इसे बंद किया जाएगा। बहुत लंबे डिबेट चले नेशनल असेंबली में कि फ्रांस की जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे स्लेवरी का किस तरीके से इसे करना है। तो ऐसा कोई लॉ पास नहीं हो पाया जिससे कि स्लेवरी को बैन किया जाए, क्योंकि ये डर था कि जो बिज़नेसमैन, जो लोग इन्वॉल्व थे स्लेव ट्रेड में, वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो ये डर था गवर्नमेंट को, इसलिए इस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन 1794 के बाद ये डिसाइड किया गया, 1794 के बाद, कि सारे जो स्लेव्स हैं उनको छोड़ दिया गया फ्रांस की जो कॉलोनीज़ थी वहाँ पे। लेकिन ये भी कोई बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला कि 1794 में स्लेवरी को बंद कर दिया गया फ्रांस की कॉलोनीज़ में, ठीक है। और केवल 10 साल बाद 1804 में नेपोलियन ने दोबारा से स्लेवरी को स्टार्ट कर दिया। तो ये जो स्लेवरी को बंद करने का जो रीज़न लिया गया था, ये बहुत छोटे टाइम के लिए रहा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन चलता रहा कि स्लेवरी को किस तरीके से किया जाए, क्योंकि इनह्यूमन प्रैक्टिस है, ये अमानवीय है। तो फाइनली ये फ्रेंच कॉलोनीज़ में 1848 में स्लेवरी को फाइनली एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद फिर इसको दोबारा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, ठीक है। तो ये अगेन
1 मार्क क्वेश्चन 1848 में फाइनली इसको बैन कर दिया गया। तो ये बात हो गई स्लेवरी के क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। इससे जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसका क्या उसमें क्या चेंज आया रिवॉल्यूशन की वजह से। तो देखिए बहुत सारे चेंजेस इसमें भी हमने देखे हैं, जैसे कि रिवॉल्यूशन से पहले एक जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जो बुक्स या मैगज़ीन या न्यूज़पेपर में आप क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उस पर एक कंट्रोल रहता था गवर्नमेंट का। इसको बोलते हैं सेंसरशिप, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट काम रिवॉल्यूशन के बाद ये हुआ कि एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, ये जो कंट्रोल रहता था गवर्नमेंट का वो हटा दिया गया और लोग जो हैं दे कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यूज़ नाउ। बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज़, इन सब चीज़ों में जो भी आर्ट फॉर्म है जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड है उसमें वो अपनी बात बोल सकते हैं। तो लोगों ने बुक्स लिखनी स्टार्ट करी, पैम्पलेट्स छपे और न्यूज़पेपर्स में आइडियाज़ लोगों के सामने आए और एक एटमॉस्फेयर बना जिसमें कि एक अवेयरनेस वाला और एजुकेशन वाला। तो ये सारी चीज़ें, एक तो ये बड़ा चेंज आया, ठीक। उसके बाद कंक्लूज़न देखिए फाइनली 1804 में, क्योंकि देखिए हमने अभी तक बात किया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सीरीज़ ऑफ इवेंट चलता रहा, बहुत सारे चेंजेस आए, इंस्टेबिलिटी रही, एक गवर्नमेंट के बाद दूसरी गवर्नमेंट, तीसरा, लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कभी वोटिंग राइट चेंज हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं। तो इन सारे डिस्टर्बेंस की वजह से एक पर्सन जो फ्रांस की आर्मी का कमांडर था और बड़ा फेमस हो गया था लोगों में, नेपोलियन बोनापार्ट। तो जब लोग द पीपल दे वर फेड अप विद ऑल दीज थिंग्स फ्रिक्वेंटली चेंजिंग, जो बहुत तेज़ी के साथ जो चीज़ें बदल रही थी, तो इससे तंग आके लोगों का जो सपोर्ट था वो इस व्यक्ति की तरफ बढ़ा, नेपोलियन बोनापार्ट का, और उसने अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो इसने अब अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर किया। आसपास की दूसरी कंट्रीज़ पे इसने अटैक किया ये कह के कि वो मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप है एंड वो फ्रांस की जो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनको राजाओं से मुक्त कर रहा है, उनको फ्री कर रहा है। तो ये सब चीज़ें उसने करी। कुछ उसने चेंजेस भी किए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये सब इसने इंट्रोड्यूस किए। नेपोलियनिक कोड इसने यूरोप को दिया, तो एक बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है। इसको हम नेक्स्ट ईयर में क्लास 10th में हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो नेपोलियन जो था उसको स्टार्टिंग में तो लोगों ने ये देखा कि एज अ लिबरेटर कि वो उनको आज़ाद कराने के लिए आया है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो एक ऐसा माहौल बनने लगा कि लोगों को लगा कि ये जो फ्रांस की जो आर्मीज़ हैं ये असल में कोई लिबरेटर नहीं है, ये इन्वेडिंग फोर्स हैं, ये जो है दूसरे कंट्रीज़ को अपने कब्जे में ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से बाकी के कंट्रीज़ जो हैं वो साथ में आए। नेपोलियन फाइनली एक बैटल में, वाटरलू का जो बैटल हुआ, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में, तो इसमें नेपोलियन को हरा दिया गया और फ्रांस में दोबारा से मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई। लेकिन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो ये सारी चीज़ें नहीं है। मेन ये है कि वो जो आइडियाज़ वहाँ से निकल के आए वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि क्या इसकी लेगेसी है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। तो ये जो आइडियाज़ हैं, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लोगों को मिली। इस रिवॉल्यूशन ने लोगों को इंस्पायर किया कि वो कॉलोनियलिज़म के अगेंस्ट में लड़ें, मोनार्कीज़ के अगेंस्ट में स्ट्रगल करें। तो एक पूरा कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ, एक पूरी जागरूकता इससे बनी। इंडिया में भी कई सारे लोग जो हैं वो इससे इंस्पायर हुए। जैसे हमारे पास टीपू सुल्तान का नाम है, राम मोहन रॉय का नाम है। राम मोहन रॉय हमने क्लास 8th में रिफॉर्मर्स चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ये वो लोग थे जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ को वेलकम किया और उसको आगे बढ़ाया, उनसे इंस्पिरेशन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे यह हमारा चैप्टर एंड होता है। लास्ट में एक राम मोहन रॉय के बारे में एक नोट है।
तो ये फाइनली इतने टॉपिक्स हैं। ठीक, अब आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए पूरे टॉपिक वाइज, और आप नोट्स प्रिपेयर करते चल रहे हैं उस पर छोटे छोटे, वो बहुत ज़रूरी है, रिटर्न वर्क करना ज़रूरी है। तो ये सारे नोट्स आप कंपाइल कर लेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।